हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 8 है हमारा, जिसका नाम है सैन्य संगठन और मनसब व्यवस्था। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपका परिचय, इंट्रोडक्शन, कि आखिरकार इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखते हैं जो बर्नी ने जो लिखी है फतवा एवं जहांदारी, उसमें ये बात लिखी गई है कि सुल्तान की जो मेन शक्ति होती है वो उसकी सेना में बसी होती है। और आपको पता है किसी भी साम्राज्य को खड़ा करने के लिए उस राजा के पास सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली चीज़ है वो सेना का होना होता है। ठीक है, अगर हम आज के वर्तमान स्थिति की भी बात करें तो उसमें भी कोई देश कितना ज़्यादा पावरफुल है ये तब माना जाता है जब उस देश की जो सैन्य शक्ति है वो ताकतवर होती है। जैसे आपको पता है अमेरिका, ठीक है, तो उसे शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि वो अपने सेना पे बहुत ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, तो क्योंकि भारत में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और मंगोल से आक्रमण से बचने के लिए भी तो सल्तनत के पास बहुत ज़्यादा कुशल सेना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए सल्तनत के जो लोग थे वो बहुत ही टैलेंटेड लोगों को, आप ये कह सकते हो बहुत ही अनुभवी लोगों को, कुशल सेना को अपने पास जो है वो रखा करते थे, सैन्य संगठन अपनी बनाते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा तकनीक भी होती थी। आज के दिन में हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनके पास जो हथियारें वगैरह, बंदूक और तोप वगैरह सब हुआ करती थी। ठीक है, और कोई भी इस चीज़ से समझौता नहीं करना चाहता था। जैसे कंजूसी होती है ना, कि हम किसी भी कैटेगरी में कंजूसी कर सकते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में कंजूसी नहीं होती थी। यहाँ पर समझिए, दिल्ली का कोई भी सुल्तान सुरक्षा और सेना से रिलेटेड मामलों में ढीलापन नहीं चाहता था। वो मतलब यहाँ पर कोई कंजूसी नहीं करता था। वहाँ पर ये सारे पैसे जो है अपने, मतलब समझ रहे हो, जितने की ज़रूरत है उतने पैसे यहाँ पर लगाता था और इस व्यवस्था को अच्छे से पूरा करता था। अगर हम बात करें, अलाउद्दीन ने भी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए थे। अगर हम बात करें मुगल सेना की, तो इनके पास ही बहुत अच्छे तकनीक, नई तकनीक के हथियार और तोप थे और बंदूकें, जिसके इस्तेमाल से ये अपने सैनिकों को और ज़्यादा ताकतवर दिखा सकते थे, बना सकते थे। अगर हम यहाँ पर बात करें दिल्ली सुल्तानों का सैन्य संगठन, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो दिल्ली सुल्तानों के पास जो सैन्य संगठन है उसकी, तो समझते हैं ये आखिरकार क्या करते थे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी वही बात है, सुल्तानों की शक्ति किस पर डिपेंड करती है? उसकी सैन्य शक्ति पर, कि उसकी जो सैन्य शक्ति है वो कितनी ज़्यादा बलवान है, उसके ऊपर ही निर्भर करती है। अगर हम बात करें यहाँ पर अमीर, मलिक और खान की, तो ये सभी उपाधियां हैं जो कि सैनिक के श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं इस नामों को। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो सेना अध्यक्ष थे ना, उनको राजस्व वसूलने का अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है, पहले क्या होता था, इससे पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसमें सेना के पास ज़्यादा अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, जैसे राजस्व वसूलने का भी अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो उन सबको देखते हुए उन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सेना अध्यक्षों से राजस्व वसूलने का जो वो है, जो अधिकार है वो छीन लिया गया और इसको अगले पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया। ये क्यों होता है? ये दो कारणों से होता है। या तो किसी ने उस पद का गलत इस्तेमाल किया हो, ठीक है, और या तो उस काम के लिए वो वाला काम जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते जैसे सेना है, तो सेना का ये जो काम है उसको क्यों छीन लिया गया? क्योंकि जो सेना का काम है उसमें मुख्य भूमिका ये नहीं निभाता। ठीक है, या तो किसी सैनिक ने इसका गलत इस्तेमाल किया होगा, इसलिए तो इसका जो मतलब दूसरे बंदे को इस काम का अधिकार दे दिया गया। जैसे सिकदार और फौजदार नाम के दो अलग अधिकारी थे जिनको इस प्रकार का जो अधिकार है वो सौंप दिया गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मुगल सेना की घटक, शाखाएं तथा अधिकारीगण, यानी अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा बंदा है, कैसा है। ठीक है, और सेना में किस किस टाइप के बंदे थे और उनकी क्या क्या जातियां थी, ये सारी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उनका प्रमुख कौन होता था, ये सारी बातें। जैसे देखिए, अगर हम बात करें मुगल सेना में पैदल सेना, हाथी वाले सेना, तोप वाले सेना और नौसेना, ये सभी प्रमुख शक्तियां थी। जैसे अपने में होता है ना, अभी वायु सेना है, जल सेना है, स्थल सेना है। ठीक है, तो इनका भी यही सीन था। अगर हम बात करें मुगल सेना में जाति की, तो ईरानी, अफगान, राजपूत, ये अलग अलग प्रकार के जाति के लोग जो है सम्मिलित होते थे। ठीक है, मुगल सम्राट सेना का वास्तविक सेनापति होता था। अगर हम बात करें ना कि सेना का सबसे ताकतवर बंदा या कंट्रोल किसका है सेना के ऊपर, तो
वो सीधी सी बात है कि वो सम्राट का उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल था। जो राजा होता था वो मेन बंदा होता था, सबको जो है कंट्रोल करता था वो, ठीक है। लेकिन अगर हम विभाग की बात करें, सैन्य विभाग की, तो उसमें भक्षी ममालिक या मीर भक्षी, जिसके बारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों जो है प्रमुख होते थे, ये कंट्रोल करते थे, सेकेंडरी थे ये। लेकिन अगर हम मेन मालिक की बात करें तो वो सम्राट होता था, ठीक है। वो सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखते हैं, जो विभिन्न सैन्य गतिविधियों पर नजर रखता था, कौन रखते थे? जो इनके सेना विभाग वाले। अब राजा तो इधर उधर जाके नजर रखेगा नहीं, तो सेना विभाग वाले मीर भक्षी जैसे जो लोग हैं वो क्या करते थे? नजर रखते थे। अब यहाँ पर दोस्तों आ गया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है मनसब व्यवस्था। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए, जो मनसब व्यवस्था है, मनसब का क्या मतलब होता है, ठीक है, क्या व्यवस्था होता है, ये समझते। देखिए, जो मनसब है ना, इसका मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है पद, ठीक है। मनसब शब्द का मतलब होता है पद। मतलब ओहदा, किस ओहदे पे है, कौन सी पोस्ट है, ठीक है, प्रतिष्ठा या पद या ओहदा, ठीक है, यानी पोस्ट जिसे हम कहते हैं। जैसे कि मान के चलो, जो टीचर होते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के टीचर होते हैं ना। पीजीटी टीचर होता है, ठीक है, और पीजीटी होता है, और टीजीटी भी होते हैं, ठीक है। कुछ छोटे बच्चों को भी पढ़ाने वाले होते हैं। मतलब सबकी जो पोस्ट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे पुलिस होते हैं, तो हम तो सभी पुलिस को पुलिस बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर भी पोस्ट होते हैं ना सबके अपने अपने। तो यही है। तो ऐसे ही मनसब का मतलब होता है पोस्ट, यानी पद, यानी ओहदा, ठीक है। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के काल में हुआ था, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? अकबर के काल में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। अब अकबर अपने सैनिक और नागरिक अधिकारियों और उनकी योग्यता के हिसाब से मनसब प्रदान करता था। अब देखिए, सैनिक में भी और नागरिक में भी अगर अकबर को क्या करना था, अपनी अधिकारियों को क्या करना था? देना था, मतलब पद देना था, मनसब प्रदान करना था। तो उसके लिए वो योग्यता देखते थे उनकी, मतलब कि इस बंदे के अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है, और वो किस ओहदे के लिए सही रहेगा। और मैं आपको बताऊं तो यही एक अच्छा तरीका होता है पोस्ट देने का, ठीक है, एक पद प्रदान करने का, ये अच्छा तरीका होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है, जो कि किताबों में बहुत अच्छे से नहीं समझाया गया है, ठीक है। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, और थोड़ा डिफिकल्ट करके और घुमाकर बताया गया है। तो आपको इसको आगे इसको सही से समझ के, और फिर जो अगला टॉपिक होगा ये इसी के ऊपर होगा। ये समझ जाओगे आप, तो अगला टॉपिक भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। समझिए इसे। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, दोहरा पद, जात और सवार, तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है कि जात का मतलब क्या होगा, सवार का मतलब अलग होगा, ठीक है। लेकिन ये अपने वर्ड से बिल्कुल ही अलग है, इनका बिल्कुल अलग मतलब होता है। अब यहाँ पर समझिए, सवार का मतलब क्या है। तो सवार का मतलब होता है कि आपके पास वास्तविक में कितने घुड़सवार रखते हो आप। जैसे कि आपके पास 1000 घुड़सवार है, तो यह है एक्चुअली संख्या, यानी कि आपके पास सच में इतने हैं। अगर आपको राजा ने, सम्राट ने बात बोली है कि आपको घुड़सवार रखने हैं, तो आपके पास कितने घुड़सवार है, वो सवार होता है उसका मतलब, ठीक है। और जात का मतलब होता है कि ऑर्डर, आपको मिला है कि इतने ऑर्डर रखना है। जैसे कि जितना ऑर्डर आपको दिया जाता है, और जैसे कि आपको कहा गया हो, जैसे आपको बोला है कि 2000 घुड़सवार रखने हैं, तो इसको बोला जाता है जात, मतलब कि ऑर्डर। और वेतन जात के हिसाब से मिलता था। अगर आपको बोला गया है कि आपको 2000 घुड़सवार रखने हैं, और आपके पास 2000 घुड़सवार है, तो आपको उसके हिसाब से वेतन दिया जाएगा। अगर आपके पास कम है तो आपको कम दिया जाएगा, और उससे भी कम है तो और कम दिया जाएगा। ये हम आगे टॉपिक में समझेंगे। पहले एक बार और इसे समझिए। देखिए, सवार का मतलब क्या है, आपको राजा ने आदेश दे दिया, बोला भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर रखना है तुम्हें 2000 घुड़सवार, लेकिन आपके पास एक्चुअली में कितना है, 1000 घुड़सवार है, तो वो हो गया सवार। और जात मतलब होता है ऑर्डर, यानी राजा ने तुम्हें बोला 2000 घुड़सवार रखने हैं, तो अब तुमने सच में यहाँ पर क्या है, 2000 घुड़सवार नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें ऑर्डर मिला है। अब चाहो तो तुम रख भी सकते हो, ये एक अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि इससे वो प्रथम श्रेणी में आ जाएगा, उसे वेतन अच्छा दिया जाएगा। अब ये श्रेणी की बात हम समझ लेते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पर इसकी 3 श्रेणियां हुआ करती थी। प्रथम श्रेणी में कौन आते थे? प्रथम श्रेणी में वह मनसबदार आते थे जिनको जितना घुड़सवार बोला है रखने के लिए उतना उनके पास है, यानी कि जात के बराबर होती थी। मतलब इनको बोला कि तुम्हें क्या रखना है, तुम्हें रखना है 2000, ठीक है, और इनके पास पूरे 2000 थे, तो इनको अच्छी संख्या, मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी, और ये प्रथम श्रेणी में आएंगे, ठीक है, मतलब जात के बराबर, जितना ऑर्डर मिला है उतना है इनके पास। सेकंड में कौन आता है, सेकंड श्रेणी में, वो देखते हैं। तो इसमें वो मनसबदार आते हैं जिनको बोला जाता है, जिनके पास जात की संख्या के आधे,
ये आधे से अधिक होते हैं। जैसे इनको बोला है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रखना है 2000, और लेकिन इनके पास असलियत में कितना है, इनके पास है 1000 होगा, या तो 1000 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, 1000 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये आ गए द्वितीय श्रेणी में। अब तृतीय श्रेणी में कौन आएगा? इसमें वो मनसबदार आते हैं जिनके घुड़सवारों की संख्या उनकी जात से कम है। यानी बोला है और ऑर्डर आया है 2000, लेकिन उनके पास है 1000 या उससे भी कम, उसके आधे से भी कम, हो सकता है 500 से भी कम, तो वो तृतीय श्रेणी में आएगा। और वेतन आपको पता है जात के हिसाब से मिलता था, तो इसको सबसे कम वेतन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। यहाँ पर देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, मनसबदारों की नियुक्ति। तो मनसबदारों की नियुक्ति का क्या मतलब है? यहाँ पर मनसबदारों की नियुक्ति का मतलब है कि मनसबदारों को आखिरकार नौकरी कौन देता था, नियुक्त कौन करता था, उसकी पोस्टिंग कौन करता था, उसके बारे में बताया गया। तो मनसबदारों की नियुक्ति करने के लिए, जैसे मान के चलो अभी किसी को टीचर बनना है तो उसे कई सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, लिखित एग्जाम भी आएंगे उसके अंदर में। तो लेकिन ये है कि इसको क्या है कि लिखित एग्जाम की व्यवस्था नहीं थी, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जो सम्राट था ना, उसके पास पूरा अधिकार था, सम्राट के पास, कि वो किसी को भी मनसबदार बना सकता है। मतलब वो टैलेंट देखता था कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ऐसे नहीं कि किसी को भी पकड़ लिया रोड से और बना दिया, ऐसा नहीं। लेकिन सम्राट के पास पूरा अधिकार है, वो रोड से पकड़ के ला के भी बना सकता है, उसके पास ये अधिकार था। लेकिन मनसबदारों की जो नियुक्ति थी उसमें पहले के जो मनसबदार थे उनके परिवार वालों को प्राथमिकता दी जाती थी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए, जैसे मान के चलो कोई मनसबदार था पहले, ठीक है, और उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, तो अब उसके परिवार से कोई बंदा, जैसे मान के चलो उसका बेटा है, वो बड़ा है और वो मनसबदार बन सकता है, तो उसको पहले मनसबदार बनाया जाएगा, ना कि बाहर से ढूंढ के उसके टैलेंट देख के फिर मनसबदार। आप समझ रहे हो ना? यानी मनसबदारों के परिवार में से कोई मनसबदार अगर बनना चाहता है तो उसको यहाँ पर पहली प्राथमिकता दी जाती थी। तो ये जो लोग थे इनको खानजादा नाम से बोला जाता था, खानजादा। ठीक है, जिनके फैमिली में पहले ही मनसबदार कोई था और वो बनना चाहता है तो उसको प्राथमिकता भी दी जाएगी, बनाया भी जाएगा, और उनको खानजादा नाम से बुलाया जाता था, कहलाए जाते थे वो खानजादा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर है सेना का रखरखाव और भुगतान। यानी कि जो सेना का रखरखाव है ये कौन करता था और बदले में जो है भुगतान कौन देता था, और मतलब इसकी क्या प्रक्रिया थी, ये सारी बातें हम समझते हैं। तो देखो, जो सेना के रखरखाव की जो जिम्मेदारी थी ना, वो मनसबदारों की होती थी। मनसबदारों का काम होता था कि सेना की अच्छी जो है वो देखभाल करें, लेकिन इसका भी सख्ती से पालन होता था। तो ऐसा नहीं है कि मनसबदार के हाथों सब चीज़, मतलब सारी पावर दे दी और उसकी कोई देख रेख नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी देख रेख करने वाले इसके ऊपर के भी बंदे थे और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता था। आप समझ रहे हो ना? मतलब सख्ती से पालन करना होता था कि हाँ भाई मनसबदार, तुझे क्या करना है, सेना का रखरखाव करना है तो अच्छे से करियो। तो यही सीन था इनके पास। क्या था? इनको दबाव था इनके ऊपर और बड़ी सख्ती से पालन करना होता था अपनी जिम्मेदारी का। तो अच्छी नस्ल के घोड़े रखने के लिए स्वस्थ सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। यानी अच्छी नस्ल के घोड़े रखने हैं उसके लिए भी अच्छे सैनिकों की वहाँ पर भर्ती की जाती थी, और घोड़े के ऊपर मोहर भी लगाई जाती थी तथा सैनिकों का भी चिन्ह दर्ज किया जाता था। यानी आप समझ रहे हो कि सेना का रखरखाव के लिए कितना ज़्यादा यहाँ पर पैसा पे किया जा रहा है और कितनी छोटी छोटी बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और कितनी सारी पोस्टें हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो आप इस बात से ये समझ सकते हो कि इस समय में भी सेना के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया जाता था, क्योंकि सेना, आप समझ रहे हो ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सेना होता है वो किसी भी राजा की शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, राजा कितना पावरफुल होगा वो सेना के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो बात आ जाती है वो आती है मासिक वेतन की। यानी कि जो इनको पैसे मिलते थे वो किस हिसाब से मिलते थे, पैसे जो है वो कैसे दिए जाते थे, क्या हमेशा से मतलब मासिक तौर पे पैसे दिए जाते थे या इसका कोई और भी तरीका था, ये सारी बातें हम यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, होता क्या था, मनसबदारों को हमेशा जो वेतन मिलता था वो जागीरे के रूप में भी दी जाती थी। जैसे मान के चलो कोई मनसबदार है, ठीक है, और उसको पैसे मिलने हैं हर एक महीने, वो तो तय है कि उसको हर एक महीने पैसे मिलने हैं, लेकिन उनके साथ उसको जागीरें भी दी जाती थी, जमीन दी जाती थी। तो उस जागीरों से भी क्या होता था, एक वर्ष में वो आय प्राप्त कर लेते थे। मैंने आपको बताया था ना कि जागीरों से भी अलग अलग तरीके होते हैं आय प्राप्त करने के, तो उनसे भी वो आय प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, अपनी ज़मीनों पर किसानों को काम करवाते थे, उससे भी आय प्राप्त होती थी, फसल उगती थी, उससे भी उनको आय प्राप्त हो जाती थी, और साथ ही उनको नगद भुगतान भी किया जाता था। यानी कि जो मंथली सैलरी के रूप में होता है वो भी उनको मंथली तौर पर दिया जाता था। तो इस तरीके से इनका मासिक वेतन जो है वो
तय होता था। अगर हम यहाँ पर बात करें अपने लास्ट टॉपिक की, तो वो है अधिग्रहण व्यवस्था। तो अधिग्रहण व्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब अधिग्रहण कर लेना, यानी अपने वश में कर लेना, अपने अंदर वश में कर लेना किसी चीज को, उसे अधिग्रहण व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए ये कैसे है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखिए होता क्या था, जैसे भी कि कोई भी बंदा है, ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं पहले। देखिए कुलीन वर्ग, यहीं पर मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा। कुलीन वर्ग तथा अमीरों की मृत्यु के बाद उनका जो कोई उत्तराधिकारी अगर नहीं होता था, तो क्या होता था, वो जो चीज़ें हैं, मतलब उसकी जो संपत्ति है वो राजा को मिल जाती थी। ठीक है, राजा को मिल जाती थी। अभी भी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मान के चलो कि होता क्या है कि कोई बहुत करोड़पति बंदा है, ठीक है, उसका घर वर है, थोड़ा अमीर अमीर है वो, और अगर उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, यानी उसके फैमिली में कोई भी नहीं बचा है, चाचा ताऊ दूर के पास के रिश्तेदार कोई नहीं है, तो मृत्यु के पश्चात वो जो प्रॉपर्टी है उसकी जितनी भी है वो सब क्या हो जाएगी, वो गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी। तो सेम यही चीज़ है इनके साथ भी। तो सम्राट उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लेता था, सम्राट की हो जाती थी वो संपत्ति। ठीक है, और 1666 में क्या हुआ था, औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, और उस फरमान के अंदर, मैंने आपको फरमान बताया था ना क्या होता है, ठीक है, उस फरमान के अंदर ये बताया गया था, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि अगर किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी सारी संपत्ति मृत्यु के बाद राजकोष में जमा हो जाएगी। यानी कि जो राजा का जो फंड होता है, ठीक है, जिसमें राजा अपने जो काम वाम करते हैं, तो उसमें वो जमा हो जाएगी और एक तरह से गवर्नमेंट की हो जाएगी वो। ठीक है, किसी को नहीं मिलेगी अगर उसका कोई उत्तराधिकारी होगा ही नहीं तो यही था आपका चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था आपका। ठीक है, और टेलीग्राम में आप ज्वाइन नहीं हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो मेरे से। तो यही थी वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो आप कर सकते हैं एक लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हो, साथ ही शेयर भी कर सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।